नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और अगले मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा। मेरा विषय था मनासा का विकास अपने विचार। तमाम यहाँ के नेताओं ने, जनप्रतिनिधि, समाज सेवकों से मेरी बातचीत हुई और अब अंत में मेरी बात हो रही है पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा के साथ। नरेंद्र जी, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, राजनीति एक बड़ा कैनवास होता है और उसमें विकास की कल्पना हर आदमी करता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपन देखें, जो आज का युवा है वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। और मनासा के विकास की अगर बात करें, मेरा साफ सुथरा विषय मनासा का विकास अपने विचार। आप मनासा का विजन और मनासा को किस तरीके से आप इसको देखते हैं सर? मैंने आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, बहुत तरह के बहुत विषयों पे बात की होगी, पर मैं आपको और आपके केबल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये वो विषय है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जानी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से इस इंटरव्यू में मैं मनासा विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस सारी प्रक्रिया में जुड़िए। केवल नेताओं की तरफ देखिए मत कि वो क्या कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इस बात को आप मुखर होकर कहिए। आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और विशेष करके जो इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी हैं, जो इस क्षेत्र के युवा हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ लिख गए हैं, भले ही यहाँ नहीं हो और कहीं और काम करो, हम सब लोग एक सामूहिक चिंतन करें कि मनासा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और वो किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रही है। तो मनासा की प्रतीक्षा कौन करेगा? हमें दौड़ लगानी और उन लोगों के साथ होना है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और उन सब लोगों से आग्रह करता हूं जो इस क्षेत्र के अंचल के बुद्धिजीवियों से कि इस पर चिंतन शुरू कीजिए और सब जुड़कर हम वो वातावरण बनाएं कि जिसमें सरकारें, जनप्रतिनिधि सब मिलकर वो काम करने को विवश हो, जो मनासा को उसका वो स्थान दिला सके जो हम सब की अपेक्षा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। कैसे हो सकता है सर मनासा का विकास? देखिए, हम समझ लें कि और इसको देखेंगे कि मेरे को जो भी मनासा की जनता ने कार्यकाल दिया उसमें कहीं कुछ सामंजस्य है। देखिए, मनासा एक ऐसे स्थान पे, चाहे मनासा की जब मैं बात करता हूँ, मैं मनासा शब्द का नाम लेता हूँ तो मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा, मैं तीनों को जोड़ के बात करता हूँ। मैं पुराने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। देखिए, हमारे पास रेल नहीं है, हमारे पास कोई हवाई जहाज की कोई आसपास की सुविधा नहीं है। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो वो पहली चीज़ ये देखती है कि वहाँ से उस जो रॉ मटेरियल लाने के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा बड़ा रॉ मटेरियल नहीं है जिससे कोई बड़ा उद्योग यहाँ चल सके। तो वो देखती कि रॉ मटेरियल है क्या, फिर वो देखती कि बाज़ार है क्या, तो हम तो बहुत छोटे मार्केट हैं। वो देखती कि उत्पादन के लिए वो सुविधाएं हैं क्या, मार्केटिंग के लिए सुविधाएं हैं क्या। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज जबकि लाइसेंस प्रणाली उद्योगों के लिए समाप्त हो चुकी, जहां पहले सरकार कहती थी कि वहीं जाकर उद्योग लगाना पड़ेगा, अब उद्योगपति अपनी मर्जी से उद्योग लगाता है। तो रामपुरा और कुकड़ेश्वर, मनासा में एक बड़े उद्योग की अपेक्षा अभी निकट भविष्य में मुझे संभावना नहीं दिखती है। तब हमारी आज की अर्थव्यवस्था क्या है? हमारी आज की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मनासा की खेती पर टिकी हुई है। हम मनासा में किसान जो पैदा करता है वो मनासा में लाता है, रामपुरा में लाता है, उसे बेचता है और उससे यहाँ का व्यापार चलता है। जो यहाँ का व्यापार है, इस अंचल का, विधानसभा क्षेत्र का व्यापार है, वो पूरा का पूरा हमारे किसान के ऊपर निर्भर करता है, कृषि के उत्पादन पर निर्भर करता है। तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि हमें और व्यापार और कृषि मिलाकर ही जीडीपी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर मनासा का जीडीपी हमें आगे बढ़ाना है, मैंने तो मंदसौर यूनिवर्सिटी में कृषि विभाग के साथ मिलकर एक हमने रिसर्च पेपर तैयार किया केवल मनासा के लिए। मैं उस पर ज़्यादा विस्तार में अभी नहीं कहूँगा आपको, लेकिन हम जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगा? मनासा का जीडीपी, यहाँ की कृषि, यहाँ का व्यापार, आप दोनों को बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद में और उसी से जुड़ी हुई बाकी सुविधाएं आती हैं। भाई, अगर लोगों के पास पैसा है, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर है लोगों का, क्रय शक्ति है लोगों की, तो स्वाभाविक रूप से अच्छे अस्पताल भी आ जाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान भी आ जाएंगे और भी तरीके से। आप उदाहरण के मैं लिए आपसे कहता हूँ कि कंजाड़ा में चमलेश्वर बांध बना, चूँकि लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आप देखिए कि वहाँ और तो सब हुआ ही हुआ, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय चार भुजानाथ का जो मंदिर था
उसका जीर्णोद्धार कंजारड़ा के लोगों ने और बड़ी राशि लगाकर खुद कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनकी परचेसिंग, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी थी। तो हमारा व्यापार केवल किसान के ऊपर आधारित है, मनासा खेती पर आधारित है। यही सोच के साथ मैंने जहाँ चमलेश्वर और पटियार और उधर रामपुरा के पास गोपालपुरा बांध और ये सब हमने बनाए थे, तो उसके पीछे एक सोच निश्चित रूप से यही थी कि हमारा अगर खेती का उत्पादन बढ़ जाए और मनासा और रामपुरा की मंडियों का विकास हो जाए तो फिर मनासा का व्यापार बढ़ेगा, मनासा की आमदनी बढ़ेगी और मनासा का विकास हो सकेगा। तो मूल रूप से आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मनासा का विकास मनासा की खेती के ऊपर आधारित है। जितना खेती का उत्पादन बढ़ेगा उतना मनासा का व्यापार और मनासा का जीडीपी बढ़ेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो मैं समझता हूं कि मनासा रामपुरा जैसी तो बहुत कम जगह होगी सारे हिंदुस्तान में जिनके पास अथाह समुद्र भरा पड़ा है जी, गांधी सागर। और उससे जितना मैंने आपके पिछले एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मेरे पिताजी कहते थे चंबल का 1 फुट पानी अगर ले लें तो अविभाजित मंदसौर जिले का कितना बड़ा भला हो सकता है। तो हमारे पास दूसरा जो सबसे बड़ा साधन है वो ये है कि हमारे पास गांधी सागर का पानी है। मैंने 2 काम किए। मैंने एक काम तो ये किया कि जो गांधी सागर में मनासा का पानी जा रहा था, चमलेश्वर कह लीजिए, पटियार कह लीजिए, गोपालपुर, हमने उसको रोक दिया। पीछे से पानी आने दीजिए, हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अपने पानी को समुद्र में जाने से रोका और उसको खेती के माध्यम से, फिर थोड़ा बहुत तो जाता ही है, लेकिन खेती के माध्यम से हमने उसको खेत में पहुंचाया। तो एक चीज़ तो ये हुई कि हमने अपने पानी को रोका। दूसरी बात यह है कि जो पानी वहाँ है उस पानी का उपयोग हम मनासा की खेती के विस्तार के विकास के लिए कैसे करें। तो खानखेड़ी उद्वन सिंचाई योजना, जोड़मी, राजपुरा, आंतरी, ये सब वो उद्वन सिंचाई योजना थी जिनके आधार पर जिस पर हमने चंबल के पानी पर आधारित इन योजनाओं को बनाया। इसके अलावा मैं आप बता सकता हूं कि बहुत सारी ऐसी जगह थी, जैसे खानखेड़ी का उदाहरण फिर देता हूं आपको, जहां हमने डूब के पास में बिजली उपलब्ध कराई ताकि पानी गांधी सागर डूब का पानी लिया जा सके। तो दूसरी बात है कि खेती का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए खेती, और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ये काम करें कि हमारी सिंचाई योजनाओं का विस्तार करें। और उसमें हमारे पास गांधी सागर बांध का पानी है, हम कितना उपयोग कर सकते हैं। मैंने निमाड़ में, गांव में खूब घूमा हूं। मैं निमाड़ में जाकर मैंने देखा कि नर्मदा आज से 20 साल 15 साल पहले 20 साल पहले नर्मदा के पानी को लाने के लिए किसान ने 5-5 करोड़ और 4-4 करोड़ रुपए की पाइपलाइन उस जमाने में डाली कि वो किसान समझ रहा था कि अथाह समुद्र भरा है, ये मेरी क्षमता कितनी है वहाँ से पानी को लाने की। और हम आज निमाड़ की समृद्धि में नर्मदा के पानी का योगदान देखते हैं। मैं कल्पना मेरी यह है कि चंबल के पानी में मैं मनासा के विकास को देखता हूँ, तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, बड़ी योजनाएं मत लाइए। हम हश्र देख रहे हैं कि हमारे विभागों के काम करने का, ये राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए हो सकती हैं बड़ी योजनाएं, इतने 1000 करोड़, लेकिन उनके परिणाम आने में सालों लोग गुजर जाते हैं। और उसके बाद परिणाम आते हैं कि नहीं आते। मनासा मंदसौर में देखिए वो काला भाटा योजना बनी, वो क्या 35 करोड़ 40 करोड़ पता नहीं कितना लगा और वो कहाँ गया मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कितने उदाहरण हैं कहने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि तत्काल मुझे यही एक ऐसी चीज़ है जो तत्काल मुझे लाभ दे सकती है। आज पंप लगाइए, आज खेत में जाएगा, अगली फसल में मुझे लाभ होगा। तो पहली बात ये, इस तरीके से मनासा की सिंचाई का विस्तार करिए, कृषि का उत्पादन। दूसरी बात, ये देश अन्न के मामले में हम दूसरे देशों में निर्भर थे। इंदिरा जी हाइब्रिड गेहूं लाई, मैक्सिकन वीट लेके आई, और उसके बाद हमने देखा कि खेती के तरीकों में परिवर्तन आया और अनाज का उत्पादन इतना बढ़ा कि आज गेहूं को रखने के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ये उत्पादन बढ़ा, और फिर जब एक चीज़ का बढ़ा तो बाकी चीज़ों का बढ़ा। तो दूसरा बात क्या हो सकती है कि आप पानी की व्यवस्था कर लीजिए, सिंचाई की व्यवस्था कर लीजिए। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक आज कुछ और है, फिर थोड़े दिन बाद फिर एक नया सीड आ जाता है। आज का सीड जो है वो कल शायद आउट ऑफ डेट हो जाएगा।
नया सीड आ जाए। टेक्नोलॉजी और रिसर्च बहुत तेजी से आगे जाना है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी लाइए। तीसरी बात, इस बात पर भरोसा कीजिए कि इस जिले के किसानों में, इस अंचल के, मालवा अंचल के, और विशेषकर नीमच और मंदसौर जिले में किसान की एंटरप्राइजिंग, उसकी क्षमता बहुत है कि वो कुछ भी नया लेना चाहे, आप उसको जाके जो दीजिए। जब चमलेश्वर का पानी आया तो आप विश्वास करेंगे कि कंजारड़ा में लोग गुलाब की खेती करने लग गए। किसी सरकारी महकमे ने जाके किसानों को नहीं समझाया। आप विश्वास करेंगे कि चमलेश्वर के पानी के कारण लोग वहाँ धान की खेती करने लग गए। हमारा मालवा अंचल कभी धान की खेती के लिए नहीं जाना जाता है, चमलेश्वर जाने लगा, गंजाड़ा जाने लगा। तो किसान हमारा बहुत ही नवाचार में इंटरेस्टेड है, उसको देने की। तो आपके जो इतना बड़ा सरकारी अमला, उससे कहिए कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करे, जितना जल्दी हो सके किसान को सिखाए। ये दूसरी बात है। हमने वो जो मैं आपसे जिस मंदसौर यूनिवर्सिटी के जिस रिसर्च की बात कर रहा था, हमारा अंदाज ये है कि अगर हम 5 से 10% सोयाबीन और सरसों का उत्पादन हम टेक्नोलॉजी से, मैं रकबा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से हम 5 से 10% अगर सोयाबीन और सरसों का उत्पादन बढ़ा सकें या फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें, तो जो दूसरी बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि कुछ 100 करोड़ रुपया, हमारा एक अनुमान था कि उससे मनासा क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन होगा। मतलब किसान के जेब में ये पैसा अतिरिक्त आएगा, मतलब ये व्यापारी को पास ये पैसा आएगा। तो हमारा कहना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किसान के लिए कैसे करें, सरकार, सरकारी महकमे इस जवाबदारी को ले। ये दूसरी चीज़ है, मैंने आपसे कहा विकास करिए, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराइए, और दूसरी बात टेक्नोलॉजी को किसान को ट्रांसफ़र करिए जितने फास्ट कर। तीसरी चीज़ जो है वो मार्केटिंग की सुविधाओं को सुधारिए। मैं 85 में जब मैं यहाँ आया तब मनासा की मंडी एक नाम थी, जैसे आज रामपुरा की मंडी में केवल एक आपने तार फेंसिंग किया हुआ है, इसके अलावा रामपुरा की मंडी में कोई सुविधाएं नहीं है। उसी तरीके से मनासा की मंडी 85 की स्थिति थी। आप कभी यहाँ के लोकल व्यापारियों से पूछेगा। बाद में हमने यहाँ गोदाम बनवाए। जब हमने कहा कि सरकारी किराया, कि व्यापारियों ने कहा कि ये किराया भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने उस किराए को भी कम कराया, हमने लीज रेंट भी कम कराया कि किसी तरीके से व्यापारी यहाँ तैयार हो तो किसान माल लेके यहाँ आना शुरू करे, और जब किसान यहाँ माल लेके आएगा तो यहाँ से फिर खरीदी भी करके जाएगा। आज मनासा की मंडी, अब उस बात को जो मैं 85 की बात आपसे कर रहा हूँ, आज उसको 36 साल हो गए। आज मनासा की मंडी के विस्तार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैंने 2-3-4 बार मैं अलग अलग कलेक्टरों से मिला हूँ कि भाई आपने कचौली में आपने ज़मीन देख ली, सीमांकन कर लिया, अब उसके बाद आगे बढ़ो ना आप, मतलब आप वहीं जाके अटक गए आप। तो अब दूसरी चीज़ जो है, किसान उत्पादन करे। आज आप समझिए कि आप खुद देख रहे हो कि ट्रैक्टर बड़ी बड़ी संख्या में, लंबी लंबी लाइनें की ट्रैक्टरों की खड़ी है, और उनको मंडी में माल रखने की जगह नहीं है, मंडी में पाँव रखने की जगह नहीं है। किसान को बहुत तरह की असुविधाएं हो रही है उसको, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो इधर उधर कहीं और मंडियों में जाने की कोशिश करता है। नहीं, मेरा कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं मंडी को इतना सुधार दूं कि मेरा किसान जो मनासा क्षेत्र में उत्पादन करे वो उसको यहीं बेचे, तब मेरे व्यापार का विस्तार होगा। वो यहाँ से किसी और मंडी में नहीं जाए। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि मैं मंडियों का विस्तार करूं। तो दूसरी आवश्यकता यह है कि मनासा मंडी का विस्तार करिए, रामपुरा को एक फुल फ्लेजेड मंडी के रूप में विकसित कीजिए। रामपुरा आपने बस केवल वायर फेंसिंग करके छोड़ दिया, ये दूसरी मत। फिर उसके बाद कुकड़ेश्वर है, कंजारड़ा है, ऐसे 3-4 स्थान और चयनित कीजिए जहां हम अगले 10 सालों के अंदर मंडियों का विकास कर सकें। तो जब किसान को मार्केटिंग की सुविधा हो जाएगी, देखिए गुलाब की खेती किसान ने इसलिए बंद कर दी कंजारड़ा में कि वो लेकर जाता था और उसको बहुत थोड़ा उत्पादन होता था, मतलब बहुत कम रकबे में था। अब उसको ये ले जाना, जयपुर ले जाकर वहाँ के महंगा पड़ता था, अतः उसने बंद कर दिया। तो मेरा कहना है कि किसान को ये मार्केटिंग की सुविधाएं दिलाना भी आपकी जवाबदारी होगी। जब आप ये तीनों करोगे तो मनासा का जीडीपी बढ़ेगा। जब ये हो गया तो फिर उसके बाद यह कि हमें व्यापार की सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनका योगदान होगा जैसे जैसे मनासा बढ़े। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि मनासा में रियल एस्टेट का काफ़ी बड़ा व्यापार होने लगा, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। मेरा कहना है कि इसको सुनियोजित कीजिए। अगले 25 साल का मनासा कैसा होगा,
इस बात की कल्पना कीजिए और आज से उसका प्लानिंग शुरू कीजिए। मेरी बात पर हो सकता है कि कुछ लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं इंदौर के कुछ गैर सरकारी संगठनों से जुड़ा हूं। आप हैरान होंगे, और उसमें वो लोग हैं जिनकी उम्र 80-82 साल भी है। वो लोग एक आंदोलन चला रहे हैं कि 50 साल बाद का इंदौर कैसा होगा। और आज हमें, और इंदौर की जनसंख्या इतने साल के अंदर, अगले वो कहते हैं कि 15 साल के अंदर इंदौर की जनसंख्या 50 लाख हो जाएगी। तो 50 लाख की जनसंख्या के लिए इंदौर कैसे तैयार होगा? आज से वो सरकार का मानस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वहां कर सकते हैं, और एक 80 साल का आदमी अगर ये सोचता है कि 20 साल बाद मनासा की इंदौर की जनसंख्या 50 लाख होगी, तो आप कल्पना करो इस बात की कि कितना समर्पण है उस व्यक्ति का उस शहर के। वो जानता है कि उसको कितने साल निकालना है, लेकिन वो फिर भी लगा है। तो मेरा दूसरी बात है कहना कि मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर का एक सुनियोजित विकास की कल्पना कीजिए कि 25 साल के बाद का शहर, ये इलाका कैसा होगा। ये जिस तरीके से क्या कहेंगे उसको हम, एक बेतरतीब एक्सपेंशन जो हो रहा है, इस एक्सपेंशन को इस तरीके से नहीं करिए, उसको एक व्यवस्थित तरीके से उसको करिए, ताकि मनासा अगले 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी एक विकसित शहर दिखे, एक मॉडर्न शहर दिखे, एक आधुनिक शहर दिखे। तो ये बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि प्रेशर बाज़ार पर है। रामपुरा का तो खैर प्रॉपर्टी की वैल्यू अब थोड़ी बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन प्रेशर बाज़ार पर है। और उसके बाद एक्सपेंशन इस तरीके से हो रहा है, मनासा का विस्तार हो रहा है, लेकिन उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो उसको प्लान डेवलपमेंट जिसको कहते हैं शहर का, वो करिए। आज हम इंदौर को देख रहे हैं, तो इंदौर को देखते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से सड़कें चौड़ी हो गई हैं। कुछ कड़े निर्णय वहाँ के प्रशासन को लेना पड़े। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, ट्रैफिक सुधर गया है, तो उसका लाभ इंदौर को मिला है और इंदौर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर बन गया। हम मनासा के लिए भी कर सकते हैं। सवाल इस बात का कि क्या हम सोच रहे हैं इस बात, हम इस दिशा में सोचना शुरू करें। तो मेरा कहना है कि आप इस बात को प्लान करिए। जी। फिर इसके बाद जब आप ये सब कर लेते हो, तो एक और बात, जब आप विकास करते हो, बाहर के अधिकारी आते हैं। आज सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मनासा का एसडीओ नीमच में रहता है, अप डाउन करता है, और न्यायिक अधिकारी कह लीजिए दूसरे लोग, क्योंकि मनासा में उनकी भी समस्याएं हैं। मनासा में वो सुविधाएं नहीं है कि जो अपने परिवार को देना चाहें। विशेष करके मेरा कहना है एजुकेशन और हेल्थ। हमारे अस्पताल ठीक करिए, हमारी एजुकेशन को ठीक करिए। मैं इसी सोच के कारण, जब मैं था तो मैं कार्मल कॉन्वेंट को, मैं उन लोगों को लेके यहाँ आया था। और आप मानेंगे मेरी बात कि कार्मल कॉन्वेंट के आने से शिक्षा का वातावरण बदला। हमारे बच्चे, और विशेषकर कहूँगा हमारी बेटियाँ, वो जिस तरीके से उनका परिवर्तन आया, मैं कहता हूँ उन बेटियों ने पढ़कर और अच्छे ऊपर हायर एजुकेशन के लिए जाकर उनने मनासा की सोसाइटी का रूपांतरण कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है जहाँ सरकार का योगदान हो सकता है। अगर इतना आप सब कर लोगे तो मैं समझता हूँ मनासा के साथ न्याय होगा। और आखिरी बात मेरी अपनी ओर से यह है कि यह सब तब होगा जब हम जनता उससे जुड़े, समाज उससे जुड़े। समाज घर बैठा रहे, मैं तो मेरा व्यापार कर रहा हूँ, मैं तो मेरी नौकरी कर रहा हूँ, और सब कुछ जनप्रतिनिधियों के भरोसे छोड़ दो, जो ये केवल चिंता करते हैं कि 5 साल बाद का मुझे दोबारा चुनाव लड़ना है, वो कैसे जीतूंगा। तो नहीं हो सकता। ये तो अगले 20 साल के लिए परिवार, जब मैं सोच की बात करता हूँ तो एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षा मत करिए, जनता से अपेक्षा करिए कि वो सोचे कि 20 साल मैं नहीं, मेरा बेटा, मेरा पोता, लेकिन उसके लिए मनासा कैसा होगा, उसके लिए रामपुरा कैसा होगा, उसके लिए कुकड़ेश्वर कैसा होगा, ये मुझे सोचना चाहिए। तो ये समाज का इन्वॉल्वमेंट, समाज की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैं इस बात को बहुत दिनों से अलग अलग तरीके से कहता हूँ। इंदौर में स्वच्छता में शायद 5वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है। हम केवल उसको सफाई के रूप में लेके चल रहे हैं कि इंदौर साफ शहर हो गया है। मैं कहता हूँ नहीं, बात को समझिए कि इंदौर केवल साफ शहर नहीं हुआ है, इंदौर का एक ब्रांड बना है कि भाई आप साफ बन कैसे गए। तो लोग दूसरे राज्यों से, दूसरे बड़े शहरों से लोग देखने आते हैं कि इंदौर में वो क्या काम हुआ जिससे इंदौर एक स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 आया।
इसका लाभ ये हुआ कि इंदौर का एक ब्रांड बना, और इंदौर का ब्रांड बनने से आप देख रहे हो तो नए उद्योग इंदौर में आ रहे हैं जी। इंदौर का व्यापार बढ़ रहा है। इंदौर की एयर कनेक्टिविटी, हवाई जहाज से दूसरे शहरों में जाने की सुविधा, 100 से ज़्यादा शहर हैं जो इंदौर से जुड़ गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ा है। ट्रैफिक इसलिए बढ़ा है कि व्यापार बढ़ा होगा, उद्योग बढ़ा होगा। वो क्यों बढ़ा? मैं कहता हूं कि एक छोटी सी प्रयास ने कि इंदौर को नंबर 1 बना के इंदौर को हिंदुस्तान में हम एक अब जगह दिलाएंगे, ये वो जज्बा था जिसने इंदौर को इतना बड़ा करा दिया। मनासा भी हो सकता है, हम सोचना शुरू करें, हम उसमें योगदान दें, हम सवाल करना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ मनासा को एक ब्रांड बनाया जा सकता है। और मनासा को अगर एक ब्रांड बनाओगे तो अपने ऊपर तो उपकार करोगे, अपने आने वाली पीढ़ियों पर उपकार करोगे। तो मैं समझता हूँ मनासा के विकास, क्या आपका विषय क्या है? मनासा का विकास अपने मेरा विचार, तो ये मेरा विचार है कि मनासा में के विकास के लिए हम सबको भागीदारी से एक दूरदृष्टि के साथ काम करना शुरू करना चाहिए। नरेंद्र जी, मेरा एक सवाल है, इसको आप पॉलिटिकल न लें। आप 10 साल मिनिस्टर रहे, विधायक रहे, आपने जो योजनाएं की, आज युगों युगों तक लोग उसको याद करें। नरेंद्र नाहटा कमलेश्वर लेकर आए, गोपालपुरा लेकर आए, पड़ियाल लेकर आए। 10 साल का कार्यकाल आपका मंत्री का था। उसके बाद 2003 से भाजपा की गवर्नमेंट आई, कैलाश चावला मंत्री रहे, विधायक भी रहे, विजू बना यहाँ पर रहे, माधव मारू यहाँ पर रहे, ये सब लोकल भी रहे और बाहर के भी रहे। क्या विजन बीजेपी ने ऐसा नहीं बनाया मनासा को लेकर? देखो, आपने इतना सकारात्मक एक विषय चुना है कि मैं आपकी बात का जवाब देकर राजनीति में उलझाना नहीं चाहता है विषय को, लेकिन क्योंकि आपके साथ उस समय लोग जुड़ेंगे। जब आपने जो बात करी कि चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, कृषि को लेकर, सिंचाई को लेकर, आपने मुझसे कहा ये इतना लंबा। देखो, मैं एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी, इच्छा शक्ति की कमी नहीं। अब इसको मेरा जवाब सुन लो आप। देखो, एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, मनासा की एक विरासत को कभी मत भूलना जीवन में। वो क्या? मनासा से सुंदरलाल पटवा हुए जी, मनासा से बालकवि बैरागी हुए, और अगर यदि आप स्वीकार करो तो मेरे पिताजी भी रामपुरा के थे जी। इन लोगों ने, ये अलग अलग पार्टियों के लोग थे, लेकिन इन लोगों ने मनासा को हमेशा एक पहचान दी। मैं जब निर्वाचित होके गया या मैं अपनी राजनीति में काम करता रहा और मैं कहता था मैं मनासा का विधायक हूँ, तो कोई कहता था अच्छा बैरागी जी वाला मनासा, कोई कहता था अच्छा पटवा जी वाला मनासा। मनासा का नाम इन नेताओं की वजह से इतना बड़ा रहा है। जी जी। आप कोशिश करिए कि मनासा की ये जो विरासत, जो भी जनप्रतिनिधि बने, जो भी विधायक सांसद बने, वो इस विरासत को कभी नहीं भूले। हुआ यह है कि हमने मनासा के राजनीतिक महत्व को घटा दिया है, और उसकी वजह से सरकारों को अब लगता है कि यहाँ नाली गटर मंजूर करके कुछ शिलान्यास के पत्थर लगा के जनता को समझाया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे पास वो आवाज़ नहीं रही जो आवाज़ कहती कि चमलेश्वर बनना चाहिए। वो आवाज़ नहीं रही कि हाँ ये फॉरेस्ट में जा रहा है ये इलाका, लेकिन इसको जाने के बावजूद भी हम रेवेन्यू की लैंड देंगे पर हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये आवाज़ मनासा में आनी चाहिए, और ये ताकत आनी चाहिए कि अगर आज पटवा जी होते या बैरागी जी होते और अगर वो मुख्यमंत्री को जाकर कहते तो शायद बात को वैसे नहीं टाला जा सकता था जैसे कालिया खो को अब टाला जा रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मनासा की ये जो विरासत है इसको भूलो मत। भंवरलाल नाहटा का मनासा, सुंदरलाल पटवा का मनासा, बालकवि बैरागी का मनासा, इस विरासत को बनाकर रखो, और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपनी दूरदृष्टि से हम जस्टिफाई करें कि हम इन बड़े नेताओं के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आज आपने मेरे से करी।